एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हमने इसके 2 टॉपिक्स को पढ़ लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, एंड सेकेंड था हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, दैट इज़ 1830 टू 1848। ये जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स को कुछ क्लियर किए हैं, अभी तक आपने एक चीज़ समझा कि यहाँ पर 2 टाइप की सोसाइटी थी, एक तो कंजर्वेटिज्म थी और दूसरी आपकी रिवॉल्यूशनरीज थी। जो कंजर्वेटिज्म है ये वही हैं जो पेजेंट्री वाले, जो एरिस्टोक्रेसी वाले थे, यानी जिनकी थॉट्स ये थी कि मोनार्की सिस्टम ही चले, राजा का शासन ही चले और सारा पावर जो हो वो सिर्फ हाई क्लास वालों के पास ही रहे, हाई क्लास सोसाइटी वालों के पास रहे। लेकिन एक आपके थे रिवॉल्यूशनरीज, उनका जो आइडिया था वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो और सभी को फ्रीडम मिले और इक्वालिटी मिले। तो यहाँ पर जो ये आपका है टॉपिक, रिवॉल्यूशन का जो एज है वो 1830 से 1848 के बीच में रखा गया, बिकॉज़ इस एज में जो रिवॉल्यूशन थी वो अपने पीक पर थी, यानी कि यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो बहुत ही उसका कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो जैसे क्या हुआ यहाँ पर कि एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and पोलैंड। क्या हुआ कि जैसे जैसे जो कंजर्वेटिज्म थे उनकी जो थॉट थी वो इंक्रीज़ होने लगी कि अब मोनार्की सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहिए, उनकी पावर इंक्रीज़ होने लगी। तो अब जो रिवॉल्यूशनरी वाले हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे, उन लोगों ने भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को स्टेबलाइज करने के लिए अपने पावर को क्या किया, उन लोगों ने भी अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया। और उन लोगों ने भी देखा कि यूरोप के जो दूसरे और एरियाज़ हैं वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो उसको स्टार्ट करना चाहिए। और उस समय जो जर्मनी और इटली के जो स्टेट्स थे वहाँ पर ऑटोमन का जो था वो वहाँ पर शासन चल रहा था। तो दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एट एमंग whom were professors, school teachers, clerks and member of the commercial middle classes। अब ये जो आपकी मिडिल क्लास वाले लोग थे, यानी कि ये जो रिवॉल्यूशनरी वाले लोग थे, लिबरलिज्म वाले और नेशनलिज्म वाले, ये वही थे जो मिडिल क्लास के थे, यानी कि जो स्कूल के टीचर्स, प्रोफेसर्स, क्लर्क्स वगैरह जो थे वो इसी के मतलब अंडर में आते थे। ठीक है, वो लोग यही सब थे। फिर क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ वो फ्रांस की जुलाई 1830 में हुआ, जिसे हम कहते हैं कि यह क्या, इसको मानते हैं कि ये फर्स्ट जो है वो रिवॉल्यूशन है, या फर्स्ट कह सकते हैं कि इसका अपील है, मीन्स द फर्स्ट अपील इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। तो इसमें हुआ क्या था कि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, जो बॉर्बन राजा थे, उन्हें 1815 के बाद जो है उन्हें जो मतलब कि जैसे 1815 के बाद क्या हुआ था, नेपोलियन जो था वो हार गया था और अगेन जो थी वो बॉर्बन डायनेस्टी क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसको स्टार्ट किया किसने था, जाहिर सी बात है ये जो आपके कंजर्वेटिव वाले हैं, मीन्स जो हाई क्लास वाले हैं, ये जो आपके एरिस्टोक्रेसी वाले थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया था और उसी ने इसको स्टेबलाइज किया था। लेकिन उन्हें क्या किया, अब इस समय जुलाई 1813 के जो रिवॉल्यूशन हुआ इसमें फ्रांस में, उन लोगों ने इसको हटा दिया, ठीक है, उसको फिर से हटा दिया। और वहाँ पर जो है जुलाई 1813 में फिर क्या हो गया कि ये जो राजा थे इसको ओवरथ्रोन कर दिया गया, मीन्स इसको हटा करके वहाँ से उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर जो थे वो आपका नया वहाँ पर शासन जो है वो आ गया और उसके राजा जो थे वो लुइस फिलिप थे। यानी यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कंजर्वेटिव थे यहाँ पर, द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 में क्या किया गया था, बॉर्बन डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, मतलब उससे बॉर्बन जो राजा था वो उसका शासन चलने लगा था 1815 से, क्योंकि अब नेपोलियन हार गया था, उसकी जगह पे ये आ गया था। फिर लेकिन क्या हुआ, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy by Louis Philippe at its head।
तो अब उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर जो है लुइस फिलिप को हेड बना दिया और इसको हटा दिया, ठीक है, बourbon डायनेस्टी को फिर अब यहाँ से हटा दिया गया। तो यहाँ पर एक कहावत भी कही गई है, मेटरनिक ने कहा है कि द राइज ऑफ यूरोप कैचेस, मैटरनिक ने क्या बोला कि व्हेन फ्रेंच स्नीज, मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मीन्स अगर फ्रांस में छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रांस में जुलाई 1830 में यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो अब इसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। यही चीज़ इसमें कही गई है, ये एक कहावत है। इस कहावत को, इस ईडियम्स को जो है, ईडियम फ्रेज को जो है इस तरह से इसमें जो है अटैच करके देखिए कि फ्रांस में आपने देखा कि 1830 में जो है अब यहाँ पर जो है इस बॉर्बन को हटा दिया गया है, बॉर्बन डायनेस्टी हट चुकी है। अब इसकी जगह पर जो है लुइस फिलिप आ गया है और इसका मतलब है ये इफ़ेक्ट अब आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही रीज़न था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो नीदरलैंड से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही इफेक्ट है कि द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एंड uprising of Brussels which led to Belgium breaking away from the UK of the Netherlands। इसी का ये रिजल्ट है कि जो ब्रसेल्स में क्या हुआ, वहाँ भी लोगों के बीच में विद्रोह हुआ और वहाँ का जो यूके जो है वो नीदरलैंड से अलग हो गया था। And when that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। मीन्स जो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ पर बहुत ही मतलब कि जो घटना थी जिसने पूरे यूरोप के जितने भी एजुकेटेड लोग थे उनके अंदर एक तरह का वहाँ पर क्या किया, कम्युनिकेशन स्टेबलाइज किया। किसका? वहाँ पर यूरोप में क्या, इंडिपेंडेंस, सॉरी ग्रीक में इंडिपेंडेंस का, ठीक है। अब ये जो है कि अब यूरोप का मतलब है कि पूरे यूरोप में ही सब चीज़ आती है, ठीक है। उसी में फ्रांस, उसी में ही ग्रीक आता है, उसी में ही इटली वाले आते हैं, उसी में ब्रिटेन वाले, यूके वाले, सब जो है मिला करके ही आपका एक यूरोप बनता है। तो यहाँ पर जो है अभी फ्रांस में इफ़ेक्ट हुआ तो वो सब में फैलेगा। तो ग्रीक ने भी अब सोचा कि अब हमें भी जो है वो फ्री होना चाहिए, इसका ये इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो क्या हुआ वहाँ पे कि ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। यहाँ पर जो 15th सेंचुरी में जो ग्रीक था वो ऑटोमन एम्पायर का क्या था, एक हिस्सा था, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। यहाँ पर एक चीज़ क्या देखने को मिली हमें 1821 में कि जैसे क्या हुआ लोगों के बीच में 1821 में जो है ग्रीक्स वालों के अंदर भी नेशनलिज्म वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1821 में हुआ। तो अब ये जो है जैसे कि जो भी फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, एक बार में नहीं मिलती, धीरे धीरे करके मिलती है ना। तो स्टार्टिंग उसकी हो गई है 1821 से, ठीक है। तो अब इसी का रिजल्ट होगा, यहाँ पे लास्ट की आप लाइन पढ़िए, यहाँ पर ये सारे जो है इसमें रीजंस होते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने लड़ाई की वहाँ पर जो है फ्रीडम को अचीव करने के लिए। फिर लास्ट में यहाँ पर फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी को साइन करके ग्रीक को जो है एक फ्री नेशन को डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी आपने देखा फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रेंच का हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी देखा कि रिवॉल्यूशन हो गया है, उसी का इफेक्ट है कि अब अदर कंट्रीज़ में भी होंगे यूरोप के। तो अब यहाँ ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया 1832 में, ठीक है। और 1832 का एज जो है वो आपके 30 से 48 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये इफेक्ट देखने को मिला। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है, ये भी जो है ये रिवॉल्यूशन के एज में हुआ, जिसे हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग ये होता क्या है, पहले एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर
अब ये भावना आ चुकी थी कि नेशनलिज्म तो स्टार्ट करना है, बट नेशनलिज्म को स्टार्ट करने का एक वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, और वो होता है आर्ट और लव से। ठीक है, इन लोगों ने, जो रोमांटिसिज्म वाले थे, उन लोगों ने एक रोमांटिक इमेजिनेशन किया कि अगर आर्ट और लव जो है वो लोगों के बीच में अगर स्प्रेड हो जाए तो यहाँ पर जो नेशनलिज्म है और नेशनल की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छे से जो होगी स्प्रेड हो जाएगी। और इन लोगों ने साइंस और रीजंस को हेट किया, पसंद नहीं करते थे ये लोग जो रोमांटिसिज्म वाले थे। तो अब पढ़ते हैं इसको। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड ट्रेडिशनल एक्सपेंशन। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो मतलब जो राष्ट्रवाद यानी जो नेशनलिज्म है उसका जो मतलब कि डेवलपमेंट है वो केवल जो है वॉर यानी कि लड़ाई से, या फिर उसके मतलब कि ट्रेडिशनल एक्सपेंशन मतलब उसके पूरे विस्तार से नहीं होगा, बल्कि ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। यहाँ पर कहा गया कि जो मतलब आपके आर्ट है और जो पोएट्स हैं, ठीक है, पोएट्री वगैरह जो कि कविता वगैरह होती हैं, और इसके अलावा स्टोरीज़ हो गई और सॉन्ग्स वगैरह जो भी हैं, इनसे क्या होगा, जो नेशनलिज्म है वो ज़्यादा ही अच्छा होगा, और ये नेशनलिज्म को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। और इन लोगों ने क्या किया, इसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इस तरह से लेट अस टुक एट रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट इन विच शॉर्ट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science। यानी कि ये लोग जो थे रोमांटिसिज्म वाले, ये सोचते थे कि जो आपका जो साइंस है और जो रीजन्स है इसको जो है मतलब ये हेल्पफुल नहीं हो सकता है लोगों के अंदर जो है फीलिंग्स को स्टार्ट मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने के लिए। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है, ये इस डायग्राम को जो है 1834 में बनाया गया था, और ये फीलिंग यहाँ पर शो की गई है कि लोगों को, ये बहुत ही कलरफुल बनाया गया है, और इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से कितने सारे लोगों को मार दिया गया है। अगर इन सब में जो है आर्ट और लव की फीलिंग्स होती तो ऐसा नहीं होता, और लोगों के अंदर जो है वो कुछ दया होती। ठीक है, तो इसको जो है इस आर्ट के थ्रू, एक ड्राइंग के थ्रू जो है बताया गया है, और इस ड्राइंग की जो पेंटिंग की जो साइज़ है वो 14.19 मीटर जो है वो लेंथ इसकी है, और 33.54 मीटर जो है इसकी जो है वो ब्रेथ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इन लोगों ने जो है इसको साइंस और उसके क्या मतलब कि जो रीजंस थे उस पर फोकस नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने इमोशंस और इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पर इन लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो मिस्टिकल फीलिंग्स मीन्स जो रहस्यमयी जो फीलिंग्स हैं, मतलब सबके अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो अगर बाहर आ जाए, वो अगर निकल जाए लोगों के अंदर से, ठीक है, मिस्टिकल फीलिंग्स अगर निकल के आ जाए, ठीक है, सबके अंदर एक फीलिंग्स होती हैं, अगर वो आ जाए तो उससे लोगों के अंदर जो होगा वो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होगी वो भी आ जाएगी। ठीक है, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट सेंस ऑफ ए शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। मीन्स उसने ऐसा प्रयास किया कि एक मतलब कि अच्छा सा जो है एक अनुभूति मीन्स फीलिंग्स वाला एक अच्छा सा जो है एक नेशन बन जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ और हुई कि वहाँ पर जर्मन जो था जो है जर्मन के जो वहाँ पर फिलोसोफर थे, उन लोगों ने भी एक चीज़ का वहाँ पर दावा किया कि अगर लोगों के अंदर जो है मतलब जो सच्चा जो नेशनलिज्म है वो आम लोगों के अंदर ही होता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा लोगों के अंदर, मतलब वहाँ पर अगर लोगों में जो है वो डांसिंग्स और पोएट्स वगैरह को अगर वहाँ पर निकाला जाए बाहर, उनके अंदर के जो भी छिपी हुई कलाएं हैं बाहर निकाली जाए, तो इससे जो है वहाँ पर रोमांटिसिज्म हो जाएगा और लोगों के अंदर नेशनलिज्म जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने इस पर ज़्यादा फोकस किया।
और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक बॉक्स में भी एक कुछ कहानी है। ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे उनकी कहानी है, बताई गई है उन लोगों ने किस तरह से जो है वहाँ पे फोक टेल्स और नेशन बिल्डिंग किया, मतलब राष्ट्र का कैसे निर्माण किया। दो भाई थे, वो क्या करते थे मतलब कि 1785 और 1786 में वो बॉर्न हुए थे, ठीक है, जर्मन के ही एक सिटी में। फिर वो उन्हीं लोगों ने मिल करके यहाँ पर जो है एक मतलब कि लोगों के अंदर जो है फीलिंग्स को सुना, जाना, और उसको एक मतलब कि यहाँ पर लास्ट में जो है एक 33 वॉल्यूम का उन लोगों ने एक वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में जो है एक उन लोगों ने एक चीज़ प्रकाशित की, जिसे कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने जो है 33 खंड का मतलब कि जो है यहाँ पर वॉल्यूम का उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, जिसके अंदर वो सारे वर्ड्स थे, ये फीलिंग्स वाले वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और फोकस किया गया था कि लोगों के अंदर जो है वो एंशियंट जो नेशनल स्पिरिट है उसे बाहर निकाला जाए, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो है उनके जो पुराने जो उनके जो लैंग्वेजेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया, इसलिए किया गया ताकि लोगों के अंदर जो है मतलब नेशनलिज्म जो है वो अच्छे से आ जाए, उनकी फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए उनके अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे। कैसे? Language too played an important role in developing nationalist sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने जो है लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि रशियन जो थे उन लोगों ने क्या किया, उस जगह पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया उन लोगों ने, ज़बरदस्ती जो है लोगों के अंदर जो है वो पॉलिश लैंग्वेज को जो है हटा करके वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को लोगों के अंदर वो ज़बरदस्ती लाद दिया गया, ठीक है, ज़बरदस्ती उनके अंदर इम्पोज कर दिया गया। तो यहाँ पर इसी का रीज़न था कि लोगों के अंदर जो थी वो मतलब उन लोगों से क्या होने लगी, वो लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे। एंड क्या हुआ, द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यहाँ पर क्या हुआ कि लास्ट में जो है जो पॉलिश लैंग्वेज है वो रशियन जो है उनके क्या होने लगे, उनके खिलाफ हो गए, और इस तरह से उनके अंदर जो है एक स्ट्रगल जो है वो आने लगा उनके अगेंस्ट में। यहाँ पर एक चीज़ और बात कही गई है कि हंगर एंड हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ये क्या है लोगों के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1830 का जो एज था वो लोगों के साथ यहाँ पर जो यूरोप के लोग थे उनके लिए बहुत ही दुख भरा था। उस समय क्या था कि अचानक से लोगों के अंदर क्या होने लगा, हंगर होने लगा, मतलब भूख, वहाँ पर भूखमरी हो गई, ठीक है, और हार्डशिप्स हो गई, हर जगह कठिनाइयाँ होने लगी, और पॉपुलर रिवॉल्ट, लोगों के अंदर जो है वो विद्रोह होने लगा। ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर, यहाँ पर आप समझिए। जैसे क्या हुआ, द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ एन इमनरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। 19वीं सेंचुरी के जो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ गई। जैसे इस समय जो है इंडिया में और चाइना में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उतने ही उनको जो है खाना चाहिए और उतना ही उनको जो है रोज़गार चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो कैसे लोगों को मिलेगा? तो इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीक्स ऑफ जॉब इन दैन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो लोगों में नौकरी की कमी होने लगी, और वो क्या करने लगे, अपने देश में से नौकरी को क्या करने लगे, खोजने लगे, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, मतलब कि सभी को नौकरी जो है चाहिए थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज मिग्रेटेड टू द सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब जो पॉपुलेशन है वो गाँवों से जो है शहर की ओर आने लगी, ठीक है, ताकि उन लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सम स्मॉलर प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम imports of the cheap machine made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and
was only partially machine. In those regions of Europe, there were the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled the under burden of a feudal dues and obligations. The rise of food prices of a year or bad harvest lead to widespread pauperism in town and country. यहाँ पर क्या हुआ 19th सेंचुरी में, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, तो अब लोग गांव से शहर में आने शुरू किए। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ देखने को मिली कि जो शहर में क्या था कि इंसानों की जगह पर ज़्यादातर जो काम थे वो वहाँ पर मशीन कर रहे थे। ठीक है, मशीनों से बने जो कपड़े थे वो क्या थे, सस्ते होते थे, और उसमें कंपटीशन जो थी उनको, लोगों को जो है हाथों से बने कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ा था। और इंग्लैंड में जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका था, और वही का नतीजा था कि वहाँ पर जो है मशीन जो है वो आ चुकी थी। और जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे जो आपके कपड़े वाले जो भी यहाँ पे जो मतलब कि उद्योग हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे होते हैं, छोटे कारखाने हो गए, इन सब में क्या करना पड़ता था कि ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता था। और जैसे घरों और छोटे कारखानों में जो होता था, केवल मतलब कि थोड़े बहुत ही मशीन थे, लेकिन उनको पैसे, जो मज़दूर थे उनको ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। इस सब का फ़ायदा जो था वो आपके एरिस्टोक्रेसी वाले उठा रहे थे, बहुत आराम से जीवन जी रहे थे, और उनके नीचे जितने भी जिम्मेदारियां थी उनके नीचे जो है दबी हुई थी, मतलब गरीब लोग उनके नीचे दबे जा रहे थे। खाने पीने की चीज़ों का जो रेट था वो भी बढ़ता जा रहा था, और फसल जो थी वो भी ख़राब होने लगी। तो गाँव में क्या होने लगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के अंदर जो है वो गरीबी आ चुकी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाँवों में गरीबी आ चुकी थी। तो अब क्या होगा यहाँ पर लोगों का, तो द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। ठीक है, 1848 का एक ऐसा दिन आया, ये क्या हुआ, यहाँ पर फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस एंड आउट ऑन द रोड्स, कि लोगों के अंदर जो है, ठीक है, फूड की शॉर्टेज होने लगी, अब लोग सड़क पर आना मतलब शुरू कर दिए। मीन्स अब उनको जैसे कि क्या है, चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, फेस करना है तो उनको जो है सड़क पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग उनकी बात मान नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब रोजगार तो मिल भी नहीं रहा, और साथ में जो भी मिल रहा है उसमें भी उनको क्या मिल रही है, कमी हो रही है, तो लोग सड़क पर आ गए। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसानों का है, और ये जो है विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पीजेंट्स अपराइजिंग। ठीक है, किसानों का विद्रोह है ये डायग्राम। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि 1848 में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग उसका विद्रोह करने लगे, लोग सड़कों पर आ गए। फिर एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इससे पहले अर्लियर इन 1845 में वीवर्स इन सिलेसिया हैड लीड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम द ऑर्डर्स ऑफ फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। क्या होने लगा, इससे पहले भी कुछ हुआ 1848 में भी, कि जो ये वीवर्स थे, ठीक है, जो बुनकर वगैरह होते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेते थे कपड़े को बुनने के लिए, लेकिन उनको जो है पैसे नहीं मिलते थे, उतने नहीं मिलते थे जितने उनको मिलने चाहिए, बहुत ही कम दाम मिलता था। और फिर लोगों का यही सब रिजल्ट देखने को मिला ऑन जून 4 जून एट 2 PM। ठीक है, 4 जून को दोपहर में 2 बजे यहाँ पर बहुत बड़ा एक मतलब कि हादसा हुआ, या कहिए कि बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होने लगा, एक मतलब लोगों ने विरोध किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वीवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च्ड इन पेयर्स अप टू द मशीन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। यहाँ पर 4 जून को 2 बजे दोपहर में जो वीवर्स लोग थे उन लोगों ने घर क्या करी, एक भीड़ क्राउड इकट्ठा की, और वो घर से निकले और सब लाइन वाइज चलने लगे, और सबके सब जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो है घरों पर पहुंच गए। क्या हुआ, यहाँ पर सभी उसके घरों पर घुस गए, और ज़बरदस्ती उन लोगों ने जितने भी वहाँ के फर्नीचर्स थे, वहाँ के सामान वगैरह सब चीज़ वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर दिया। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। ठीक है,
तो इस तरह से उन लोगों ने स्टार्ट किया, बट उन लोगों ने नहीं माना और बहुत कोशिश की कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों ने कि इसको कम किया जाए। तो उन लोगों ने और भी अदर जो है वो विलेजेस में भी गए हेल्प लेने के लिए, पर विलेज वाले भी जानते हैं, विलेज के लोग ही तो थे ये लोग, तो सपोर्ट तो करेंगे नहीं, उनको वहाँ से भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। ठीक है, तो फिर 24 आवर्स के बाद जो है वहाँ पर एक गोली, मतलब कि उन लोगों ने जो एक फ़ौज को बुला लिया और सभी को गोली मार दी गई, लगभग लोगों को गोली मार दी गई जो व्यूवर्स थे। तो यही सब क्या हुआ, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, 1848 में क्या हुआ, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 यानी कि जो लिबरल्स थे उनका क्या है, रिवॉल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, मतलब कैसे होगा आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि 1848 में क्या हो गया, यूरोप में बहुत जगह पर क्या हो चुकी थी, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, वहाँ पर लोग पुअर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टारवेशन हो चुका है, हाल मतलब खाने की कमी हो चुकी है। और वहाँ पे जो पेजेंट्स थे और वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो क्या हुआ वहाँ पर, जैसे कि मतलब कि उसी में ही 1848 में ही जो मिडिल क्लास वाले थे उनके अंदर भी क्या हो रहा था, वहाँ पे भी रिवॉल्यूशन चल ही रहा था, वो क्योंकि वो चाह रहे थे इक्वालिटी मिलने के लिए। तो इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल मेल सरफेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। क्या होने लगा कि फरवरी 1848 में जो वहाँ के जो किंग थे उनको अपना जो है शासन छोड़ना पड़ा। ठीक है, हटना पड़ा वहाँ से, और वहाँ पर क्या हो गई कि इंडिपेंडेंट को डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, वहाँ डेमोक्रेसी को डिक्लेयर कर दिया गया और मोनार्की को हटा दिया गया, मतलब वहाँ पर एक रिपब्लिक हो गया। ठीक है, रिपब्लिक बेस्ड हो गया वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी। तो लेकिन यहाँ पे क्या था कि इस तरह से जो है उन लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, तो वहाँ पर रिपब्लिकन स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो यूरोप था, ठीक है, यूरोप के और भी अभी जो मतलब कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सभी क्या थी, इन सभी में जो है अभी तक जो है मतलब एक अपना खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, संविधान नहीं बना था। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, और उनकी यही डिमांड थी। और वहाँ के जितने भी मेल्स और फीमेल्स थे सभी क्या चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो अपना बने, खुद का उनका एक संविधान बने। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि फिर एक लास्ट में यहाँ पर ऑन 18 मई 1848 टू 1831 इलेक्टेड, सॉरी 1848 में क्या हुआ, यहाँ पर 831 जो है यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब जो चुने हुए लोग थे, उनको सजा धजा करके जुलूस में जा करके मतलब वहाँ के पार्लियामेंट में अपना स्थान उन लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो 1848 में 18 मई को 831 जो लोग थे, 831 लोग थे, उन लोगों ने जो है वो पार्लियामेंट में अपना एक स्थान ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लगा कि इस तरह से जो है लोगों के अंदर मतलब वहाँ पर जो है नेशनलिज्म जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ कि they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms, and Friendis William IV, king of the Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became stronger and the social basis of parliament eroded, the parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans, and consequently lost their support. In the end, troops were cancelled and the assembly was forced to disband. क्या होने लगा यहाँ पे कि जैसे कि ये पार्लियामेंट थी वो स्टेबलाइज हुई, तो उन्होंने जर्मनी के नेशन के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया वहाँ के लोगों ने। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या थे कि जो प्रुशिया के जो किंग थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उन्होंने उसको क्या की, मतलब कि किंग बनाने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन लोगों ने क्या किया, मतलब उन्होंने उसकी पेशकश रखी, तो उसे क्या कर दिया गया, उसे जो है रिजेक्ट करके सबने राजाओं का साथ दिया, जो कि पहले से वहाँ पे जो इलेक्टेड लोग थे उनका क्या कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे। जहाँ पर जो
ये जो एरिस्टोक्रेसी वाले थे और सेना जो थी किंग्स, उनका क्या हो रहा था, विरोध बढ़ गया। ठीक है, लोगों ने उसको भी सपोर्ट नहीं किया। तो वहीं क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी उसका सामाजिक जो आधार था वो कमज़ोर हो गया, और जो पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास थे उनका प्रभाव अधिक था, और उन्होंने जो वहाँ के जो भी लेबर्स थे और काम करने वाले थे उनकी मांगों का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे, और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को ही भंग होने पर मजबूर कर दिया गया, मतलब उसको ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो एक चीज़ यहाँ पर बात पता चलती है कि पहले क्या होता था कि मतलब स्त्री होती थी, मतलब जो गर्ल्स होती थी, औरतें जो फीमेल्स होती थी, उनको क्या मिलता था, उनको वोट करने का जो था वो अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में उनको भी जो है वोट करने का अधिकार हुआ। यहाँ पर एक वर्ड सुनने को मिलता है हमारा फेमिनिस्ट, मतलब क्या होता है, मीन्स नारीवाद। इसका मतलब ये होता है कि जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं उनकी जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो सोच होगी वो क्या होगी, उनको जो है फीमेल्स को भी उतनी ही मिलेगी, उतना ही अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि लोगों के अंदर ये इशू होता था कि फीमेल्स जो थी उनको जो है इसमें नहीं मिलेगा, इसमें जो है कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर जो है इसमें जो है फीमेल्स को भी जो है वो स्टेबलाइज करने की बात की गई। ठीक है, यहाँ पर जो भी इलेक्शन हुआ वो फीमेल्स को भी उसमें चुनने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर ये उसी का ही डायग्राम है इलेक्शन का। ठीक है, संसद का, ये पार्लियामेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो मतलब जो आपके रिवॉल्यूशनरीज वाले थे और कंजर्वेटिव वाले ये जानते थे कि उनको ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत टाइम तक उनको जो है नहीं दबाया जा सकता। तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है जैसे कि पहले ही हो चुका था 1850 में, कि 1815 में जो था वो वहाँ पर क्या था कि फ्रांस में जो था वो हट चुका था। ठीक है, वहाँ पे जो आपका मोनार्की सिस्टम था वो हट गया था। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर अपना खुद का एक रिपब्लिकन स्टेट हो गया था। तो वही चीज़ वहाँ पर भी जो है डिमांड की गई, और फिर इस तरह से लास्ट में क्या होने लगा कि लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी, और फिर यूरोप में ही क्या होने लगा, वहाँ पर मतलब जो हैब्सबर्ग वगैरह जो देश थे वहाँ पर रशियन वगैरह में क्या होने लगा, हैब्सबर्ग और रशिया वगैरह में क्या होने लगा कि जो बाउंडेड लेबर्स थे और जो सर्फडम थे उन सबको हटा दिया गया। उनकी जगह पर क्या करने लगा, क्या किया गया, उनको हटा करके जो है सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिली, सबको नौकरी दी गई, और सभी के लिए जो है वहाँ पर मतलब कि एक खुद का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक रास्ता साफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिवॉल्यूशन जो है 1848 के लास्ट तक में जो है स्टार्ट हो गया, और लोगों को जो है वो मतलब कि क्लियर हो गया कि अब जो है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, खुद का संविधान बनेगा, और सभी जो है वो फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है इस वाले पार्ट में हमने ये चीज़ें समझी कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज इस एज में जो है जितने भी रिवॉल्यूशंस थे वो बहुत ही अपने पीक पर थे। इसी का रीज़न था कि लोगों के समझ में ये चीज़ आ गई एरिस्टोक्रेसी वालों को कि प्रेजेंट्री और मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता है, और उन सबको भी जो है इक्वालिटी दी जा सकती है, और दी भी जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।